हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अखिल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जिनके होठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। जी हाँ, अग्नि में जलकर ही सोना निखरता है, वैसे ही आप लोगों को मेहनत करके अपने आप को निखारना है, आपको अपनी मंजिल को पाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेहनत करने से कभी मत घबराएं। बार बार मैं आपको शुरुआत में यही चीज को इसलिए मोटिवेट करता हूं आपको कि आप लोग अपनी मंजिल से डगे नहीं, कितनी भी परेशानी आए उनका सामना करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अवकल समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटर के बाद बीएससी, एमएससी या फिर कंपटीशन लेवल पे इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कठिन माना जाता है इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन आज मैं बहुत आसानी से आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग अंत तक बने रहे इस वीडियो में। और जो लोग पहली बार हैं वो पिछली वीडियो भी देखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी दबा ले, जिससे सारी नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। कितनी विधियां हैं, कौन कौन सी विधि है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा कि अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां। ठीक है, आपके सिलेबस में 3 विधियां हैं। अवकल समीकरण को सॉल्व करने की आपके सिलेबस में 3 विधियां दी हुई हैं। ठीक है, वो विधि कौन कौन सी है ये देख लेते हैं हम लोग। चलिए, पहली विधि है आपकी पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। यदि इस तरह के अवकल समीकरण तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरा है समघातीय अवकल समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और तीसरा है रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, आपको समीकरण को, अवकल समीकरण को हल करना है, उसकी 3 विधियां हैं। 3 विधियां क्या? 3 टाइप से आपके अवकल समीकरण दिए रहेंगे। यदि अवकल समीकरण इस टाइप का है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यदि समघातीय है तो कैसे करेंगे, यदि रैखिक है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इन 3 कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म 201% तो आना ही आना है, श्योर है। तो सबसे पहले अवकल समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि हमारे पास एक अवकल समीकरण दिया रहेगा और इस अवकल समीकरण से हमको व्यापक समीकरण निकालना है। व्यापक समीकरण या फिर व्यापक हल, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास दिया था समीकरण। कल जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? समीकरण मतलब आपके पास व्यापक समीकरण था। व्यापक समीकरण से आपने क्या निकाला था? आपने निकाला था अवकल समीकरण। अवकल समीकरण निकाला था। कैसे निकाला था? यदि व्यापक से आपको अवकल निकालना है तो आप लोग अवकलन करेंगे। ठीक है, और यदि आपको अवकल समीकरण से व्यापक समीकरण निकालना है तो आपको समाकलन करना पड़ता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि आपको व्यापक समीकरण या यहीं पे विशिष्ट भी आ जाता है आपका, यहीं पे क्या हो जाएगा? विशिष्ट हल हो जाए, या समीकरण को आप हल भी कर सकते हो, या व्यापक हल हो या विशिष्ट हल हो। इसमें कुछ कंडीशंस होती है, आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो यदि व्यापक से आपको अवकल निकालना है, मतलब अवकल समीकरण में आपको dy/dx लेके आना है, तो आपको अवकलन करना पड़ेगा। कितनी बार करेंगे ये पिछली वीडियो मैंने बताया है।
जितने स्वच्छ अचर होते हैं उतने करते हैं। और यदि अवकल समीकरण को आपको हल करना है तो अवकल समीकरण का हल करने का मतलब है कि उसका व्यापक समीकरण निकालना है, मतलब उसको समाकलन करना है। तो ये जितनी भी तीन विधियां, इन तीनों में हम लोग क्या करेंगे, समाकलन ही करेंगे तीनों में। अब लेकिन समाकलन किस तरह से करेंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान बताना चाहूंगा आपको कि आपके जो सिलेबस में है वो प्रथम कोटि और प्रथम घात के ही हैं। प्रथम कोटि और प्रथम घात, इसी के अवकल समीकरण को हल करने के लिए आपके हैं। जब आप बीएससी में जाएंगे तो इसके आपको ऊपर के मिलेंगे, द्वितीय घात के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, कक्षा 12 का सिलेबस है। तो चलिए, ये थोड़ा सा हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला क्या है, पहला है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। क्लियर। इस तरह के जो अवकल समीकरण उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, अब इसमें हम लोग, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं कुछ 3 या 4 क्वेश्चनों का एग्जाम्पल लेकर के आपको सारे टाइप इसके मैं कवर करूंगा। वो 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं और उन 4 क्वेश्चन को लगाने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, तो इसका जो मेथड है वो क्या है, यहाँ पे पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग। क्या होगा, अलग अलग। अब सर ये अलग अलग क्या है, चलो इसको मैं आपका एक क्वेश्चन के द्वारा इन सबको मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या दिया है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्या व्यापक हल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण आपको ये दिया हुआ है, इसका व्यापक हल निकालना है। तो अवकल समीकरण से आपको क्या निकालना है, व्यापक हल, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग का मतलब है कि आप x वाले फंक्शन को x के dx के साथ ले जाइए और y वाले फंक्शन को dy के साथ ले आइए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ अवकल समीकरण का फंक्शन क्या था, हमारे पास दिया है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं dy के पास ले आऊं तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx को ऊपर ले जाओ तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, ये होता है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। मतलब ये जो अवकल समीकरण होगा इसमें से आप x x को एक तरफ कर सकते हो और y y को एक तरफ कर सकते हो। अब जब इस तरह से आप लोग अलग अलग कर लेंगे तब दोनों पक्षों में क्या कर दिया करेंगे, समाकलन। तो दोनों पक्षों में क्या करने पे, समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब हम लोग समाकलन करें तो क्या हो जाएगा, समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका समाकलन क्या होगा आप लोग जानते ही हैं, इसका आपका हो जाएगा tan इनवर्स y, ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और प्लस का हम लोग c लगाते हैं। क्लियर। तो प्लस का c, ये आपका समाकलन में आपने पढ़ रखा है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, आसान, बहुत आसान है। तो कहीं भी व्यापक हल होगा तो व्यापक हल में आपका c आएगा यहाँ पे। ठीक है, व्यापक हल में लास्ट में क्या आएगा, c। और जबकि विशिष्ट हल में c नहीं आता है। कैसे नहीं आता है, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। कैसे करते हैं वो आप लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या है, cos dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए
का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, का विशिष्ट हल ज्ञात करो, जबकि जबकि यहाँ पे बिंदु क्या दिए हैं, y बराबर है 2 और x बराबर है 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब विशिष्ट हल वो कहेगा तो विशिष्ट हल के लिए आपको बिंदु वो देगा, x और y के मान वो देगा। इसी के बाद हम लोग c का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, तो अवकल समीकरण हमारे पास क्या है, हमारे पास जो अवकल समीकरण है वो है cos dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है, a। तो यदि मैं यहां से dy अपॉन dx बराबर निकाल तो क्या निकलेगा, cos इनवर्स a। चलिए ds को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे dy बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a इंटू dx। अब करते समाकलन, तो यहाँ करते हैं समाकलन, यहाँ समाकलन, तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन dy, और यहाँ पे ये cos इनवर्स है, कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, तो cos इनवर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या बाहर कर लेते हैं, और 1 इंटू डी एस करिए समाकलन, इससे क्या हो जाएगा y, इसका cos इनवर्स a है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और प्लस का c भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या मिला, y बराबर x cos इनवर्स a प्लस का c। अब ये आपका ये व्यापक हल है। ये कौन सा हल है, ये है व्यापक, ये है आपका व्यापक हल। अब हमें इसका विशिष्ट हल निकालना है, तो इसी में x बराबर 0 y बराबर 2 रख दो, तो x बराबर 0 y बराबर 2 रखने पर, तो अब रखेंगे तो y का मान क्या है 2, तो 2 इक्वल टू एक्स क्या है 0 इंटू कॉस इनवर्स a प्लस का c, पूरा 0 हो जाएगा, तो c बराबर यहाँ से क्या आ गया 2। अब इस c का मान यहाँ रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, तो फाइनल आपको मिल जाएगा आंसर y इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स a और प्लस का c, कितना मान है, c का आपको मान है 2। क्लियर, ये आपका आ गया। अब आप और भी कर सकते हैं, यदि देखना चाहें थोड़ा सा और भी को सॉल्व कर लें, क्या एक्स कॉस इनवर्स a इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस का 2, ठीक है, या फिर कॉस इनवर्स a इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 2 बटा x। तो ये अभी फाइनल और भी कर सकते हो इसके आगे, क्या कि a इक्वल टू कॉस y माइनस 2 अपॉन एक्स। तो जितना आप लोग सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर दीजिए। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है, जो भी आपका आंसर है वो भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक आपको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपको जो पहला टाइप था पृथक्करणीय वाले में, मतलब अलग अलग करने वाले में, पहला टाइप क्या था कि सिंपल अवकल समीकरण से आपको व्यापक हल निकालना है। तो आप सिंपल से अलग अलग करके समाकलन कर दीजिए और सी के साथ व्यापक हल आ जाएगा। विशिष्ट हल में अवकल समीकरण दिया रहेगा और उसमें बिंदु भी दिए रहेंगे, तो जो आपका व्यापक हल आए उस पर बिंदु रख करके सी का मान निकाल लीजिए, फिर उस सी का मान रख दीजिए, वो उसका विशिष्ट हल हो जाएगा। अब इसके बाद दो क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, वो भी दोनों अलग टाइप के ही हैं, वो भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। जो अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो ये फाड़ू रिवीजन बैच है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसी तरीके से उसी ढंग से आप लोग फेयर में करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 4 क्वेश्चन कराऊंगा बस, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु -2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो, ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके किसी बिंदु पर किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता
2x अपॉन वाई स्क्वायर है। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपको अवकल समीकरण से आपको व्यापक हल निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है। तो ये सारी चीजें आपको खुद से सोचनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पे इसने बिंदु दे दिया है, दैट इज x बराबर -2 y बराबर 3 दे दिया, मतलब इसका विशिष्ट हल निकलेगा। अब यहाँ पे इसने अवकल समीकरण नहीं दिया, इसने अवकल समीकरण बनाने के लिए कुछ इसने हिंट दे दी। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या जानते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, उसका सोल्यूशन देखिए। क्या हम जानते हैं, वी नो दैट, कि किसी वक्र के किसी बिंदु x, y पर जो स्पर्श रेखा होती है, क्या जो स्पर्श जो रेखा होती है वो किसके बराबर होती है, वो dy अपॉन dx के बराबर होती है। मतलब उस बिंदु पर उसका क्या कर दें, अवकलन कर दे तो हमें स्पर्श रेखा मिल जाती है। और उसकी प्रवणता किसके बराबर दिया है, 2x अपॉन वाई स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x अपॉन वाई स्क्वायर। चलिए अब हमको ये अवकल समीकरण मिल गया। क्लियर, अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ये अवकल समीकरण। तो कभी कभी हमारे पास प्रश्न ऐसे हिंदी में लिखे होंगे और इनको आपको अवकल समीकरण पहले बनाना होगा, देन उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। क्या y को y की जगह, x को x की तरह, तो y को धर लेंगे तो वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स को धर ले जाएंगे तो 2x dx। चलिए अब कर दे समाकलन, हाँ दोनों पर से समाकलन कर दीजिए। ये कर दिए समाकलन तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का समाकलन आप जानते हैं, वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल आउट तो हमारा क्या आया, वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका व्यापक हल हुआ। अब इसमें बिंदु क्या दिया है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि ये जो कर्व है ये क्या है, बिंदु -2, 3 से गुजरता है। गुजरता का मतलब क्या है, ये पास होके जाता है, मतलब ये बिंदु इस वक्र को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहां से क्या मिलेगा, x बराबर आ जाएगा -2, y बराबर क्या आ जाएगा 3। चलो इनको उठाकर कहाँ यहाँ पे रखो, तो क्या हो जाएगा, y की जगह 3 है तो 3 का क्यूब बटे 3 बराबर x का मान क्या, -2 का स्क्वायर प्लस का c। कितना, 3 तो 9 27, तो 27 बटा 3 बराबर 2 दूनी 4 प्लस का c। काट दिया जाएगा, 9 आ जाएगा तो 9 इक्वल टू 4 प्लस सी। तो c इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 5 आ गया। c बराबर क्या आ गया आपका 5। चलिए अब c का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे c का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रखते हैं। जो भी आपका जहाँ पे मान रखते हैं वहीं पे c का मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो वाई क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 5 3 15। तो y बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 15 की पावर 1/3। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, तो जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व कर लिया करिए, y बराबर निकालिए तो ज्यादा बेटर है। तो एक क्वेश्चन देखिए इस तरह का आता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस बार हो सकता है ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ज्यादा हार्ड है नहीं है। जो भी इसने हिंदी में कह रहा है, कहीं भी बिंदु आपको दिया जाए तो इसका मतलब विशिष्ट हल निकलेगा इसका। और देखिए कहीं पर भी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वो किसके बराबर होती है, dy अपॉन dx के। तो आपने इसका अवकल समीकरण बना लिया, उसके बाद इसको आपने अलग अलग करके सॉल्व कर लिया। तो पृथक्करणीय जो विधि है उसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिए होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं और यहाँ पे आपकी ये वाली पूरी मेथड जो है वो फिनिश हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन के टाइप है वो क्या हो जाएंगे, फिनिश। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से 5%
वार्षिक की दर से होती है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 1,000 रुपए की राशि दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। अब लो सर, अब ये तो कहीं से समझ भी नहीं आ रहा कि ये कहाँ का प्रश्न है, या अवकल समीकरण का प्रश्न है, या कहीं और से बाहर से आया, या फिर आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो कहीं कुछ नहीं आया। ये जो है अवकल समीकरण को जो हल करने का पृथक्करणीय विधि है, ये उसका अनुप्रयोग है। तो ऐसे क्वेश्चनों भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बीएससी में आपको ऐसे क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए अब ऐसे कैसे क्वेश्चन वो करते हैं। सबसे पहले हम लोग को अवकल समीकरण बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे मूलधन है, दर है, समय है, ये सब चीजें आ रही हैं। तो इसके लिए आपको जानकारी होना जरूरी है क्या, कि जो मूलधन होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो होता है PRT अपॉन 100। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, समय की बात है, समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो इस पूरे फंक्शन को आप लोग टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि समय है। तो अब क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा dp अपॉन dt इक्वल टू, अब टी के सापेक्ष है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो टी हट जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, PR अपॉन 100। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो dp अपॉन dt इक्वल टू, p का p रखिए, r कितना दिया है यहाँ पे, r है 5% मारते हो 5/100, तो 5 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 20। तो हमारे पास यह है dp अपॉन dt इक्वल टू क्या आ गया, p अपॉन 20। तो ये p और t में आपका क्या एक वो बन गया अवकल समीकरण। इसको अलग अलग कर लीजिए, p को p की जगह t को अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा dp अपॉन p इक्वल टू dt अपॉन 20। चलिए समाकलन कर दीजिए अलग अलग, तो 1 अपॉन पी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर log p इक्वल टू 1 अपॉन 20 जो है कांस्टेंट है, और dt का हो जाएगा t, और प्लस का c तो आता ही आता है, आप लोग जानते हैं। क्लियर? चलिए और यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद log p है, तो अब यदि हम लोग p बराबर निकालें तो p बराबर यहाँ से एक बार लिख लेता हूँ फिर से, log p, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है, बेस इसका e रहता है। ठीक है, p है, क्योंकि जब समाकलन करते हैं ना 1 अपॉन समाकलन में log बेस e का रहता है समाकलन, ये फॉर्मूले में ही। तो ये क्या हो जाएगा, t अपॉन 20 प्लस का c। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये e की पावर में आ जाएगा पूरा, e की पावर t अपॉन 20 और प्लस का c। अब देखिए यहाँ से p इक्वल टू e की पावर इसको मैं अलग अलग कर लूँ, 20 इंटू e की पावर c। क्लियर? क्योंकि इसको मैं प्लस में लिख सकता हूँ अलग अलग। अब ये जो नई चीज़ है ये आपको एक नया कांस्टेंट है, इसको मैंने एक नया कांस्टेंट दे दिया, क्या दे दिया, चलो इसको मैंने C1 दे दिया। तो यहाँ पे जो P बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर t अपॉन 20 इंटू C1। क्लियर? तो ये बन गया। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, क्या कंडीशन लगाएंगे देखो जरा यहाँ पे। अब शुरुआत में इसके बाद 1,000 रुपए हैं, कब, जब इसके बाद समय क्या है 0। तो यहाँ पे क्या होगा, जब t बराबर 0, समय 0 होता है, उसके बाद p कितना था, मूलधन 1,000 रुपए था। चलो रखो जरा यहाँ पे, तो जब रखेंगे यहाँ पे तो p की जगह हम लोग क्या कर दें, 1,000 बराबर e की पावर t कितना है 0 अपॉन 20, 0 अपॉन 20 इंटू C1। तो ये कितना हो जाएगा 1,000 बराबर, इसका मान कितना हो जाएगा 1 इंटू C1। तो C1 बराबर यहाँ से क्या मिला गया हमारा 1,000 आ गया। अब इस C1 का मान उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे इधर पे, तो P बराबर हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, तो P बराबर में मिल जाएगा 1,000 e की पावर t अपॉन 20। ठीक है, तो इससे आपने क्या निकाल लिया, आपने P निकाल लिया, P का मान निकाल लिया t के पदों में, जहां पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है। अब आपको हमें क्या समय निकालना है, कितने समय बाद। तो देखिए फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अब फाइनल हमारा हो जाएगा, अब क्या है,
अब इसको 2 गुना करना है, ठीक है, तो हमें टी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब p बराबर क्या हो जाए 2000 हो जाए, ठीक है, तब t का मान क्या होगा, तो इससे निकाल लीजिए। तो p का मान कितना रख दें यहाँ पे 2000 बराबर 1000 e की पावर t अपॉन 20। इसे काट दें कितने बार, 2 बार जाएगा, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा e की पावर t अपॉन 20। तो अगर लॉग ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो t अपॉन 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस e 2 आ जाएगा। तो t बराबर फाइनल क्या आ जाएगा आपका 20 लॉग e 2। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए यहाँ पे अगर ना दिख रहा हो तो इसको मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ। जब इसको लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा टी अपॉन 20 इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ई 2। तो यहाँ से फाइनल आपका जो टी बराबर आ जाएगा हो जाएगा 20 लॉग ई 2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालना था आपको, समय निकालना था कि कितने समय बाद जो है आपका जो मूलधन है आपका 1000 वो इतने गुना हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब इसको आप 1 या 2 बार लगा लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। क्लियर। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, क्या कह रहा था कि मूलधन की वृद्धि 5% की वार्षिक दर से होती है। अब 1000 रुपए आपके पास शुरुआत में थे, तो कितने समय बाद वो राशि 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला होता है कि मूलधन बराबर PRT अपॉन 100। तो टी के सापेक्ष आप लोग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये किया, फिर मैंने आर का मान रख दिया, तो dp अपॉन dt इक्वल टू p अपॉन 20। ये आपका अवकल समीकरण बन गया p और t में, ठीक है। तो जो चीज दी हो और जो चीज पूछी जाए उसी में ही आप लोग अवकल समीकरण बनाया करिए। मेरे पास समय कम है, यदि मैं आपको पूरी मैथ डिटेल से पढ़ाता तब मैं आपको इसकी और भी बेसिक चीज बताता मैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप फिलहाल इतना समझिए कि जो वैल्यू दी जाए और जो चीज पूछी जाए उसी पे आप लोग अवकल समीकरण बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे P मूलधन दिया था और T पूछा, तो P और T में आपने अवकल समीकरण बना लिया। आपने इसको अलग अलग करके समाकल इंटीग्रेट कर दिया आपने, तो P बराबर C1 e की पावर t अपॉन 20। ये आपका फाइनल बना। अब इसमें कंडीशन क्या है, जब समय 0 है, कुछ भी समय नहीं बीता है, तब आपका मूलधन 1000 रुपए है। तो इन दोनों को आपने यहाँ रख दिया, तो आपने C1 का मान निकाल लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि हमको मूलधन कितना करना है, डबल 2 गुना करना है। तो जब आपका मूलधन 2000 रुपए हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तब समय कितना होगा, तो इसी समीकरण से आप वो निकाल लीजिए, p का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे t का मान कितना आ जाएगा 20 लॉग बेस ई 2। क्लियर। इतने समय बाद आपका ये पैसा डबल हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इन 4 क्वेश्चनों से आपने जो पहला मेथड था अवकल समीकरण को ज्ञात करने का, मतलब व्यापक हल और विशिष्ट हल, इन 2 चीजों को आपने सीखा। पहले जो क्वेश्चन था उसमें सिंपल सा व्यापक हल निकालना था, दूसरा क्वेश्चन में विशिष्ट हल निकालना था, बिंदु दिए थे आपको, तीसरे क्वेश्चन में सिंपल सी लाइन लिखी थी और उसको पहले आपने क्या अवकल समीकरण में बनाया और फिर इसको सॉल्व किया। और जो चौथा क्वेश्चन है उसमें तो कुछ पता ही नहीं था कि ये चीज आई कहाँ से, तो इसको भी आपने किससे, अवकल समीकरण से आपने इसको सॉल्व किया। और खासकर ध्यान दीजिएगा, तो जो IIT JEE वाले क्वेश्चन है या फिर जो IIT JEE की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये आप आंसर याद कर लीजिए। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है ये। क्लियर। यहाँ पे यदि यहाँ पे 5 वर्ष है तो इसका 4 गुना यहाँ पे आता है, देखो 5 चौको 20। यदि यहाँ पे 6% होता तो यहाँ पे 6 चौको 24। इस तरह से यहाँ पे आते हैं। यदि आप आंसर इसको याद कर लेंगे इस हिसाब से, तो कुछ भी चेंज करे वो आपका यही आंसर यहाँ पे आएगा। क्लियर दोस्तों। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो सेकंड मेथड है, दैट इज समघाती अवकल समीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा मेथड लॉन्ग है लेकिन है आसान। इसके भी मैं आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। यदि उन क्वेश्चनों को आप लोग एक बार लगा लेते हैं तो उसके बाहर से कहीं क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं।
उसी के अंडर में ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग को रिवीजन है तो सारे क्वेश्चन करा पाना इसमें पॉसिबल है नहीं है, तो जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा हर टाइप के कराऊंगा, अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा, तो इतने ही क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करके एग्जाम दीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। क्लियर दोस्तों? तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो में फिनिश करता हूं। बस एक लास्ट बार आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आप लोग कम से कम 10 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर किया करिए, क्योंकि हमारा पसीना, हमारी मेहनत सिर्फ आपके इसी कार्य के लिए होता है। यदि आप हम लोग को मोटिवेट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं यहीं फिनिश करता हूं। मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।